अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? अब इसके पहले क्या पढ़ाए थे हम? ज्वालामुखी पढ़ा चुके थे। ज्वालामुखी के बाद चट्टान, चट्टान क्लियर करा चुके थे। अब हम देखते हैं पृथ्वी, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भी बारे में पढ़ा चुके थे। अब पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के जो ऊपरी भाग में जो घटना घटती है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उच्चावच। उच्चावच में देखेंगे कि उच्चावच में किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी की जो पर्वत, पहाड़, पठार, महाद्वीप और जो क्या है मैदानी क्षेत्र है, हर चीज का अध्ययन किस में करते हैं? उच्चावच में। कहीं ऊंचा ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं घाटी है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, हर चीज का किस में अध्ययन करते हैं? उच्चावच में। तो तुमसे पूछेगा कि जो पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? उच्चावच। अब हमने उच्चावच को कितनी श्रेणी में बांटा है? 3 श्रेणी में बांटा। अब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब प्रथम श्रेणी में जो उच्चावच में आते हैं तो जो बड़ा बड़ा एरिया होगा, जैसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं वो डाले जाते हैं। जैसे हमने कहा था कि पूरे जो पृथ्वी है, पृथ्वी में बड़ी प्लेटों की संख्या 7 और छोटी प्लेटों की संख्या कितनी है? 20। तो यहाँ देखेंगे महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। अब 8वां जैलेंडिया महाद्वीप है, वो अब बन रहा है अभी। और महासागरों की संख्या तो हम बता चुके थे। तो 5 महासागर। तो सबसे पूछता है कि जो बड़ी महासागर प्रथम श्रेणी में आएगा, द्वितीय श्रेणी में आता है कि तृतीय श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, या पूछेगा। अब द्वितीय श्रेणी में देखते हैं। अब महासागर और महाद्वीप का निर्माण है, इनका जैसे निर्माण होता है तो अब इनका निर्माण हुआ जैसे उच्चावच का निर्माण होता है, जैसे सेल प्रकार के टूटने से। अब प्रथम श्रेणी हो गया। अब द्वितीय क्षेत्र श्रेणी में देखेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। ठीक है, समझ गया ना। अब जैसे तुमसे पूछता है ये भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा। आज क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में। क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भारत का? ठीक है, थार पूछा था। थार मरुस्थल भारत के किस क्षेत्र में है? राजस्थान। और ये भी पूछा था कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? आज क्वेश्चन जो पूछे हैं, आज की पढ़ाई सुबह हम पढ़ाए थे, 3-4 क्वेश्चन है। तो द्वितीय क्षेत्र में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। और तृतीय क्षेत्र में किसको रख देंगे हम? घाटी, डेल्टा, लोयर, जलप्रपात। अब घाटी है। अब जैसे लटकती घाटी, झूलती घाटी, बी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, पंचाकार की घाटी, जितनी सारी घाटी है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? नदियों के। नदियों के या तो अपक्षय से या अपर्दन से, निक्षेपण से। तो ये नदियां। अब डेल्टा है तो डेल्टा कौन बनाती है? नदी बनाती है। डेल्टा वहां बनाती है कि जहां नदी अपनी रफ्तार या अवस्था खो दे। जहां समुद्र के किनारे क्या बनाती है? नदी। डेल्टा बनाती है। अब लोयस, लोयस का मतलब होता है, लोयस पठार होते हैं। अब जैसे वायु द्वारा उड़ा उड़ा के ले गए जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, तो इकट्ठे जाके जमा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? लोयस। और जलप्रपात तो तुम जानते हो। जलप्रपात का मतलब ये होता है कि जैसे ऊपर पहाड़ से गिरती है पहले नदी, नदी के बाद फिर नदी के बाद एकदम ढलान के बाद गिरती है, तो उसको क्या बोलने लगते हैं? झरना या जलप्रपात। तो तुम ये तीनों चीज समझ में आ गए ना। पृथ्वी के जो उच्चावाच है किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग पर। कितने श्रेणी में बांटा गया? 3। अब जैसे तुमसे पूछेगा पर्वत किस श्रेणी का भाग है? द्वितीय का। पठार, डेल्टा। हाँ, तो डेल्टा किस श्रेणी का है? घाटी, झूलती घाटी, लटकती घाटी, सारी घाटी तृतीय का। महासागर और महाद्वीप प्रथम श्रेणी की। तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना। इसके बाद ये हम आगे समझते हैं। अब ये हमारा है अपक्षय। अब अपक्षय का मतलब जानते हो क्या होता है? याद रखिएगा, अपक्षय का मतलब ये होता है कि कोई जैसे बेसाल चट्टान है। जब हम चट्टान आपको पढ़ाए थे जब बता दिया था कि जैसे कि जो बेसाल चट्टान है, बड़ी बड़ी चट्टान है, इसको आपस में टूटना, टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। अब ये टूटते कैसी हैं? अब एक होता है रासायनिक क्रिया द्वारा, एक होती है भौतिक क्रिया द्वारा। जिसमें बल और दाब ज्यादा हो जाए, जैसे बल हो जाए और दाब हो जाए, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? भौतिक क्रिया हो जाएगी, तो चट्टान टूट जाती है। और एक होती है रासायनिक क्रिया। अब रासायनिक, हाँ, रासायनिक क्रिया धीरे धीरे से जो मतलब हो, धीरे धीरे से किसी को आंतरिक तोड़ दे, या कोई केमिकल वगैरह रासायनिक चीजें होती हैं। तो रासायनिक में समझ गए हो?
तो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया, तो बल दाब ज्यादा बढ़ जाए तो भौतिक क्रिया है। रासायनिक में तो जो अम्ल जी कुछ भी हो उस चीज से टूट जाए तो क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रिया। तो अपक्षय का मतलब होता है किसी चीज को कई टुकड़ों में विभाजित करना। जैसे कि बेसाल चट्टान है और भी ग्रेनाइट चट्टान है, कोई भी चट्टान है, इसके जैसे बहुत बड़े बड़े टुकड़ा हैं तो इनके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे नंबर, जैसे हम गांव गांव से लेके समझते हैं, गांव में जैसे मम्मी लोग मसाला पीसती हैं तो जो हल्दी होती है तो पूरी हल्दी की, एक हल्दी की गठिया नहीं डाली जाती है, उस हल्दी के कई टुकड़े किए जाते हैं सिल मार के। तो उसमें जो छोटा टुकड़ा होता है उसी टुकड़े को हम हल्दी का डालेंगे मसाले के साथ में, और जब घिसाई कर देंगे, उसको घिसेंगे, खीब घिसेंगे, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, अपर्दन। अपर्दन जिस चट्टानों को जो आपस में एकदम घिसावट होने लगती है उसका उस कौन श्रेणी में चला जाता है, चट्टानों को घिसने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, अपर्दन। और ये अपक्षय तो समझ गए तुम। और फिर तीसरे मैं कह रहा निक्षेपण, जो अपक्षय हुआ है अपर्दन हुआ है, इनकी टूट फूट घिसावट सारी जमा होती जाए, एक जगह जमा होती जाए, उसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। तो जी अपक्षय समझ गए ना, अपर्दन समझ गए और ये निक्षेपण समझ गए। अब हम समझते हैं नदियों के बारे में। देखो, अब हम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति बता रहे, ठीक है। अब जैसे पहले नंबर पे ये दो चीज पे बात कर रहे हैं हम, ये है उद्गम, जहां पर नदी, जहां पर नदी निकलती है ना उसको क्या कहते हैं, उद्गम। अब जहां से नदी की शुरुआत होती है वो होता है उद्गम क्षेत्र, और जहां पर नदी या समुद्र के किनारे खत्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मुहाना। जैसे तुमसे पूछता है कि सबसे बड़ा मुहाना के कौन सी नदी बनाती है विश्व में, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा उसी को बोलते बोलते हम सुंदरबन का डेल्टा। मुहाना, मुहाना के जो डेल्टा बनाती है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछने लगता है, जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, तो जहां समुद्र में नदी गिरेगी तो वहां पर क्या बना ले जाती है, मोहना बना ले जाती है। और जहां से नदी निकलती है उस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, उद्गम। क्या बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं। अब ये दो चीज तो तुम क्लियर हो गई। जहां नदी निकलेगी उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, उद्गम। और जहां नदी समाप्त होगी वहां मोहाना। जहां नदी या समुद्र में मिलेगी, जहां नदी समुद्र में मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, मोहाना। और जहां उद्गम होगी, जहां से निकलेगी उसे उद्गम। अब जब यहाँ देखते हैं कि नदियों की अवस्था कितनी है, नदियों की तीन अवस्था होती है। सबसे जैसे तीन अवस्था होगी, सबसे पहले युवा अवस्था, जहां से नदी निकलेगी, जिस पर्वत से, जिस ढलान से नदी निकलेगी वहां से आगे बढ़ेगी, तो वो कौन सी अवस्था होती है, युवा अवस्था। सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था होगी, युवा अवस्था। और जितनी ज्यादा पर्वत ऊंचाई पे होगा और जितनी ज्यादा पर्वत में ढलान होगी तो उतनी ही ज्यादा पानी की रफ्तार क्या होगी, ज्यादा, उसी उसी को तेज होगी, उसी को क्या बोलते हैं, युवा अवस्था। तो नदी जब युवा अवस्था में होती है कहाँ रहती है, पर्वत पे। इसी को क्या बोलते हैं हम, उद्गम। जब नदी युवा अवस्था में रहेगी तो किस क्षेत्र में रहती है, पर्वत पे। अब युवा अवस्था में कंडीशन ये होती है कि जब पर्वत पे रहती है तो पर्वत पे रहेगी, जो 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 नरम भाग होगा उसको वहां से हटा देती है, मिट्टी इट्टी को, जो चट्टाने अट्टाने रह जाती हैं वो वहां पर रुक जाती हैं, तो उसी को कौन सी अवस्था बोलते हैं हम, युवा अवस्था। तो युवा अवस्था समझ गए। नदी की पहली अवस्था क्या होती है, युवा अवस्था। जहां से नदी नदी उद्गम हो उस क्षेत्र को, उस पर्वतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, नदी का युवा अवस्था। उद्गम क्षेत्र है युवा अवस्था। तो ये पहली वाली तो चीज क्लियर हो गई ना। अब दूसरी देखते हैं, पूर्ण अवस्था। पूर्ण अवस्था नदी की कहाँ दिखाई देती है, मैदान में। मैदान में जहां नदी जाएगी उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं हम, पूर्ण, हाँ, तो पूर्ण अवस्था बोलते हैं। मतलब द्वितीय अवस्था मान लो। अब द्वितीय अवस्था हो गई, जब नदी है ये होती है वृद्ध अवस्था। जब नदी की धारा है, नदी की धारा है कमजोर हो जाए तो कौन सी अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था। इसी को क्या बोलते हैं हम, मुहाना। जहाँ इस मतलब वृद्ध अवस्था में नदी कहाँ जाके, वृद्ध अवस्था में समुद्र में जाके मिल जाती है या समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, मुहाना। अब प्रेरणा अवस्था होती है, नदी ना तो तेज न मध्य, न धीमी न तेज, वो कौन सी अवस्था है, उसी को मध्य अवस्था बोलते हैं, प्रेरणा अवस्था।
और जब नदी बहुत ज्यादा तेज हो, बहाव ज्यादा हो, शक्ति ज्यादा हो जल में, वो कौन सी अवस्था होती है? युवा अवस्था। तो नदी की तुमसे पूछेगा अवस्थाएं कितनी? 3। पहली अवस्था का क्या नाम? युवा। दूसरी की अवस्था पुरोण। तीसरी अवस्था वृद्ध अवस्था। तो ये चीज समझ गए। अब जैसे हमने ये शक्ति और ढलान और ये क्या लिखा है? हाँ, अब शक्ति, ढलान और प्रवणता लिखा है। अब अब यहाँ देखेंगे, जब शक्ति सबसे ज्यादा धारा में शक्ति कब होगी? जब ढाल होगी ना नदी में। अब ये हमारा जैसे ये पर्वत है हमारा। अब ये पर्वत नदी में सबसे ज्यादा ढाल यहाँ पर है। अब ये ढाल से नदी जाएगी, फिर धीरे धीरे झरना बनाएगी, फिर झरना से मैदान में जाएगी। अब मैदान से जाके धीरे धीरे कहाँ गिर जाएगी? ये समुद्र में गिरेगी। अब ये समुद्र में गिरेगी तो यहाँ का बना लेती है मोहना। तो सबसे ज्यादा ढाल यहाँ पर है ना, तो सबसे ज्यादा पावर शक्ति यहाँ दिखाएगी। तो मैदान में तो जाएगी समान आकार में। तो नदिया की कितनी अवस्थाएं? पहले हमने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति कितनी? 2। जहाँ उद्गम होगा वहां बनाती है, वहां बी आकार की घाटी बनाती है। जहाँ कुछ अब यहाँ बताएंगे अभी, जब नदी का उद्गम होता है किस आकार की घाटी बनाती है? बी आकार की घाटी। अब नदी का जैसे उद्गम हुआ तो बी आकार की घाटी बना दी, और नदी बी आकार के घाटी के आगे बढ़ेगी तो गार उत्पन्न कर देती है। गार का मतलब होता है कि वो क्षेत्र पूरा, जब बरसात में, जैसे ये हमारी नदी है। अब ये नदी है, नदी यहाँ पर नदी गिरेगी तो बरसात में जो यहाँ वाला क्षेत्र होगा जो पूरा लबालब भरा होगा, ये वाला क्षेत्र लबालब भरा होगा, ये पूरा भरा होगा। इसके बाद जब नदी ये ऊपर का भाग खत्म हो जाएगा तो ये जो नीचे की मिट्टी है, नीचे की मिट्टी बहा के धीरे 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 ले जाती है। तो उसी को पहले बी आकार की घाटी बनाती है नदी। कैसी आकार की? बी आकार के बाद क्या बनाती है? गार पैदा करती है। गार के बाद फिर जब बिल्कुल ऊपर समतल मिट्टी हो जाए और नीचे का भाग समतल हो जाए तो किस आकार की घाटी बनाती है? आई आकार की। किस आकार की? आई आकार की। तो नदी में ये हमने तुमको उद्गम में जहाँ कौन सी आकार की घाटी? बी आकार की। मोहाना समझ के जहाँ एंड होगा। तो इसके बाद अभी आगे और बता रहे हैं।